हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे ही होंगे। वेदर भी आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम जो कर रहे थे हम कर रहे हैं अपना क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। ये है हमारी ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 का। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने लैंड और सॉइल के बारे में समझा था डिटेल में, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका वाटर और नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। हम सीटेट दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम दिसंबर तक हो जाएगा। और मैं आपको पेपर 2 सोशल साइंस की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो अगर आप एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, बहुत बार दे चुके हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें सही रहेंगी कि आप एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपनी तैयारी रखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैं एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराती हूँ, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। ये एक्टिविटी क्या है कि आप इस तरीके की एक टिन में, एक में तो ऐसे सॉइल रखिए और दूसरे में ऐसे सॉइल रखने के बाद कोई भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि आपका राइस हो गया या आपका वीट हो गया। इस तरीके से ये सब उगा सकते हैं। जब वो थोड़ा सा उग जाएंगे उसके बाद जब आप ऐसे ट्रे को टेढ़ा करके उसके ऊपर पानी डालेंगे मग से, तो आप देखेंगे कि इसमें कितनी मिट्टी आ रही है और इसमें कितनी मिट्टी आ रही है। तो आपको इन दोनों जार्स को कंपेयर करना है। ये एक तरीके की एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं वाटर, वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है? एक नवीकरणीय, एक तरीके से आपका नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं तो उसका 3/4 पार्ट, मतलब इतना पोर्शन उसका वाटर से कवर है, ठीक है। इट इज देयरफॉर अप्रोक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको वाटर प्लैनेट भी आपका कहा जाता है। It was it was in the primitive oceans that life begins almost 3.5 billion years back। मतलब ये इतना प्राचीन है जहाँ पर जो आपकी लाइफ है वो 3.5 बिलियन पहले स्टार्ट हो गई थी। इवन आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो ओशन है वो कवर किया हुआ है 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के 2/3 सरफेस को उसने कवर किया हुआ है। एंड सपोर्ट आर रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। और बहुत सारे प्लांट्स की और एनिमल लाइफ को वो सपोर्ट करता है। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो आपका ओशन वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो फिट नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्रेश वाटर के अमाउंट की बात करते हैं तो वो आपका सिर्फ 2.7% ही अवेलेबल है। 70% ऑफ दिस अक्योर इन आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अटलांटिका। और जो उसका 70% है वो आपका ग्लेशियर की शीट की तरह है, या अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, माउंटेन रीजन में है। तो ड्यू टू देयर लोकेशन देयर आर इनएक्सेसिबल। जो इनकी जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ आपका 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। और सिर्फ आपका 1% ही वाटर ऐसा है जो आपके ह्यूमन यूज के लिए फिट होता है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जो कि आपका ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर है जो कि रिवर्स में है, लेक में है। एज वाटर वेप्योर इन एटमोसफेयर। और जो वाटर आपका जैसे होता है ना कि भाप के द्वारा हवा में चला जाता है, क्लाउड्स में, फिर आपकी बारिश हो जाती है, इस फॉर्म में आपको मिल जाता है, वो आपका फ्रेश वाटर होता है। अगर हम आगे देखते हैं, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। और जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है, मतलब बहुत कीमती है। वाटर कैन नीदर बी एडिड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर ना ही तो आप जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं अपनी अर्थ से। इस टोटल वॉल्यूम रिमीन्स कांस्टेंट। जो इसकी टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा इतनी ही रहेगी। इतने अगर अगर टू कहते हैं कि तो 2/3 आपका आपका वाटर यहाँ पर है, या 3/4 अर्थ का कवर किया हुआ है वाटर ने, तो वो उतना ही सेम ही रहेगा, ठीक है। इट्स abundance only seems to vary because it is in constant motion। अगर हम इसकी बात करते हैं कि abundance मतलब है कि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी अगर किसी चीज़ की है तो वो उससे वेरी करती है, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट मोशन होता है, साइकिलिंग हो गई या थ्रू द ओशंस का, या एयर हो गया, लैंड हो गया, वापस बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे कि आपका वाटर साइकिल आपने देखा है, पहले बारिश होती है, फिर वो भाप के द्वारा फिर वो ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, इस तरीके से। ये क्या है? आपका वाटर साइकिल है। दिस इज यू ऑलरेडी नोन इन रेफर टू एज द वाटर साइकिल। ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर।
जो ह्यूमन है वो बहुत बड़े अमाउंट में वाटर को यूज़ करते हैं, सिर्फ अपने पीने के लिए ही नहीं, अपनी वॉशिंग के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है वाटर, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वाटर यूज़ किया जाता है। थ्रू रिवर्सल ऑफ डैम आर द अदर यूसेज। इस तरीके से इसके अलग अलग और भी यूजेस हैं। इनकी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है या डिमांड बढ़ रही है फूड की, क्रॉप्स की, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, जो आपका शहरीकरण जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर्स हैं। ये लीड कर रहे हैं शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें क्या होता है, जो फ्रेश वाटर की एक तरीके से आपकी सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, वो और ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है इतना ज़्यादा, जितने भी वाटर सोर्स हैं वो आपके, जैसे कि नदियाँ सूख रही हैं, तो उसकी वजह से ये उनके रीज़न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना यूज़ किया जा रहा है। ड्रिंकिंग में आपका हो गया 3%, कुकिंग में 4, बाथिंग में 20, फ्लशिंग में 40, वॉशिंग क्लोथ्स में 40, वॉशिंग यूटेंसिल्स में 20%, गार्डनिंग में 23%, तो टोटल कितना हो गया आपका 150 हो गया। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो इसके बारे में हम बात करते हैं। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर हम दुनिया की बहुत सारी जगह की बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कमी हो रही है पानी की। मोस्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, आपका साउथ एशिया हो गया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, मैक्सिको हो गया, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये सारी कंट्रीज क्या हैं, ये जो आपकी फ्रेश वाटर की सप्लाई है उसकी शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेट जोन मोस्ट सब्सट्रेक्टेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरिसिटी। मतलब ये जो पानी की कमी की है ये सबसे ज़्यादा वो फेस करें, एक तरीके से सूखा पड़ जाना। कहाँ पर, जो ये क्लाइमेट जोन वाली कंट्रीज हैं वहाँ पर। वाटर शॉर्टेज में बी आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। और ये सारी चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, शॉर्टेज किस वजह से हो रही हैं, जो आपका सीजनल हो गया, जो एक तरीके से पानी को बहुत ज़्यादा गंदा करने का हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इसकी वजह से ये जो वाटर के सोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। ठीक है, ये आ गया आपका प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब अगर आप बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की, ठीक है, इससे बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने का टारगेट करते हैं कि हमें सीटेट का एग्ज़ाम अपना क्लियर करना है, उसके लिए इन्होंने अपने सिलेबस में भी दिया हुआ है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी की किस किस बुक में से, किस किस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा कुछ जब मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी, आपके डिटेल में बताऊंगी एक एक क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आपका इस क्लास के इस चैप्टर में से आया है, और मैंने बताया भी हुआ है। तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत समझिए कि बुक्स की रीडिंग चल रही है या बुक्स को, ये बुक्स का एक एक चीज़ डिटेल में समझाई जा रही है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो मैंने इस क्लास के इस चैप्टर में पढ़ा है, ये इस टॉपिक से लिया गया है। इतना तक आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जो आपकी डेली क्लासेस हो रही हैं या आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, वो इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि आपका जो एक तरीके से आप बेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब पीवाईक्यूज करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी तैयारी पक्की है। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ये क्या है, ये एक मतलब एक तरीके से क्लीन वाटर की नहीं उनका मिल पाना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है आज की डेट में सभी पूरी दुनिया में फेस कर रहे हैं। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस डिवाइंडलिंग रिसोर्सेज। मतलब इसके लिए क्या, इसके लिए स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। किस लिए, इसको कंजर्व करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए। इवन थ्रो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। मतलब अगर जैसे कि इसका बहुत ज़्यादा हम उपयोग कर लेते हैं, इसको पॉल्यूटेड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, तो ये आगे आने वाले यूज़ के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड ऑफ पार्शली ट्रीटेड सेवेज हो गया, आपका एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गया, इंडस्ट्रियल
इफ्लुएंट्स हो गया, या वाटर बॉडीज हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके क्या है, वाटर को पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतने सारे केमिकल्स होते हैं वो सब नदियों में जा रहे हैं, तो दे आर पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट मेटल एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें मिलकर इसको और भी ज्यादा पॉल्यूटेड कर रही हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोग्रेडेबल, मतलब क्या होता है कि वायु मतलब उसमें घुल जाने वाले नहीं है, तो कुछ केमिकल्स क्या होते हैं, पानी के थ्रू इंसान की बॉडी में भी जा रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबल बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज, मतलब ये जितने भी केमिकल्स वाली, ये जितने फैक्ट्रीज हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सारा किस में करते हैं, ये आपका नदियों में ही छोड़ देते हैं पानी, जिससे क्या होता है, आपका जो वाटर पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा आज की डेट में बढ़ रहा है, और जिससे जो फिर पानी उसको अगर पी लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं तो उससे बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो इससे पहले ही इसमें, जैसे कि नदी में जाने से पहले ही इसका काफ़ी सॉल्यूशन होना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। Forest and other vegetation cover show the surface runoff and replenish underground water, मतलब एक तरीके से क्या हो गया कि जो जंगल हो गए आपके या और वेजिटेशन हो गई, वो स्लो सरफेस हो गया, वो क्या करते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, जैसे कि अंडर खाली है जगह, वहां पे पानी का एक तरीके से भराव हो जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ, और जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक दूसरा तरीका है पानी को एक तरीके से बचाने के लिए। क्या है, जैसे कि आपका रेन वाटर हो गया, उसको आप सेव कर सकते हैं। द कैनल्स यूज ऑफ इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड इन मिनिमाइजिंग लॉसेज ऑफ वाटर सीपेज, मतलब जो वाटर का एक तरीके से रिसाव हो रहा है उसको भी सेव किया जा सकता है, उसको भी बचाया जा सकता है। स्प्रिंकलिंग इफेक्टिवली इरिगेशन द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन, मतलब अगर ऐसे आप खेतों में पानी बहाने की जगह अगर इस तरीके से आप छिड़काव करते हैं तो वो क्या करता है, वाटर की लीकेज को काफी हद तक एक तरीके से वाटर के लॉस को बचा देता है। इन ड्राई रीजन विद हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप एंड ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल, मतलब इस तरीके का ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कहाँ पर ये यूजफुल, वहां पर है जहां पर बहुत ज्यादा पानी की कमी है या बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, तो अगर आप इस तरीके से पानी को सेव करेंगे तो बाकी जगह पर वो यूज किया जा सकता है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन, और बहुत सारे इन तरीकों को आप अपनाकर जो वाटर रिसोर्स है उसको बचा सकते हैं। ये बहुत सारे मेथड्स यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। अब जैसे कि आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टली टू एवेपोरेट लोकेशन वेयर इट इज शॉर्टेज फॉर फ्यूचर यूज, मतलब जैसे कि रेन वाटर हो गया, उसको आप अपनी रूफ पर जगह बनाकर वहां पर भी सेव कर सकते हैं और फिर उसको फ्यूचर यूज में कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स इन इनफ टू सेव 8 लीटर्स ऑफ वाटर, अगर 2 घंटे आपकी लगातार बारिश हो रही है तो उसमें आप 8 लीटर तक, सॉरी 8,000 लीटर तक का वाटर सेव कर सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो आपका आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्या होता है, सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट, कुछ स्कूल के बच्चे हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए जाते हैं। द आर्टिकल इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो उस एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स लगाए हुए थे वो कंट्री के अलग अलग पार्ट से लिए गए थे। मोना उसमें से एक बैग उठाती है और कहती है दिस अ बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड बैग है, येस इट इज मेड फ्रॉम जूट। उसकी टीचर कहती है कि हाँ ये जूट से बना हुआ है। डू यू सी दोज बास्केट, आप देख सकते हो, बास्केट हो गया, लैम्प शेड हो गया, चेयर्स हो गई, दोज आर मेड ऑफ क्रॉन्स एंड बैम्बू, तो ये सब किससे बनी हुई है, बैम्बू से बनी हुई है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो आपका ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न वाला क्षेत्र है उसमें बैम्बू जो है वो बहुत ही अच्छी अमाउंट में उगता है। जैसी वो एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ, वो एक सिल्क स्कार्फ देखती है, कहती है कितना ब्यूटीफुल स्कार्फ है, तो टीचर उसको एक्सप्लेन करती है कि सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, जो सिल्क वॉर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, उनसे होती हैं जो कि मलबेरी ट्री की लीव्स खाती हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट, चिल्ड्रन को ये समझ में आया, सारे बच्चों को, कि जो प्लांट्स हैं वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं दैट वी यूज इन आर डे टू डे लाइफ, जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि ये सिल्क वॉर्म हो गया, ये मलबेरी एक ट्री होता है, उसकी पत्तियों को खाता है, उसका एक पूरा सिल्क किस तरीके से बनती है उसका एक अपना अलग प्रोसेस होता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर
हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये क्या है, ये आपकी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। इससे आपका क्वेश्चन 110% आता है, हर बार एक क्वेश्चन आता है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से, चाहे तो वो आपका मैचिंग में दे देता है, चाहे आपका सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देता है, या डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर जैसे कि प्लेन्स उड़ रहे हैं तो वो आपकी कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में जाके उड़ रहे हैं, या स्पेस स्टेशन जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो इससे डायरेक्टली आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो ये जो बायोस्फीयर लिविंग होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं जीने के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। तो इस जो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको आपका इकोसिस्टम कहा जाता है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो आपका वेजिटेशन हो गया, वनस्पति हो गया, या आपका जीव जंतु का जीवन हो गया, ये क्या है, ये बहुत ही एक कहते हैं ना मूल्यवान रिसोर्स है। प्लांट प्रोवाइडर, जैसे कि प्लांट हो गए, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको प्लांट आपको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। टिम्बर हो गया आपकी इमारती लकड़ियां हो गई। गिव शेल्टर टू द एनिमल, एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल फॉर एसेंशियल एंड ग्रोइंग, मतलब मिट्टी को एक तरीके से बचाव करते हैं जिससे कि हम उसको उपजाऊ बना सकें, उसमें खेती कर सकें। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। एक तरीके से शेल्टर है जो कि हेल्प करती है अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में। गिव अस फ्रूट्स, हमको फ्रूट्स देते हैं। नट्स हो गए, लेटेक्स हो गए, दूध हो गया, तारपीन का तेल हो गया, गम हो गया, मेडिकल प्लांट्स हो गया, एंड ऑल्सो द पेपर, जो हमें पेपर प्रोवाइड करते हैं जो हम अपनी स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर इन्यूमरेबल यूज ऑफ प्लांट्स, मतलब अगर आप देखते हैं तो जो ये प्लांट्स हैं इनके जो ये बहुत सारे यूज हम करते हैं। यू कैन ऐड सम मोर, आप इसमें और भी अपना काफी यूज कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप प्लांट से यूज करते हैं। अब वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, जो अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। और उसके साथ साथ आपकी एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो भी आपकी वाइल्ड लाइफ में ही आती है। दे प्रोवाइड अस, जो कि हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, हाइट्स एंड वूल देते हैं। इंसेक्ट जो कि बी हो गया, प्रोवाइड अस हमी, हनी, हमें हनी शहद मिलता है। हेल्प इन pollination of flowers and have an important role in play in decomposers in the ecosystem। और क्या करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीकम्पोजर में, इकोसिस्टम में जो होता है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं। एक्ट एज अ डीकम्पोजर एज वेल। वल्चर हो गए, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव on a scavengers and considered a वाइटर क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब जो मरे हुए जीव जंतु होती हैं उनको खाने का ये काम करते हैं, जो कि आपके एक तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, चाहे एनिमल बड़ा है चाहे वो छोटा है, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। हर कोई इकोसिस्टम को बैलेंस करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इमेज दे सकते हैं, ये है आपका ब्रह्म कमल, एक ये मेडिसिनल हब हो आपका होता है, और ये हो गया ब्लू किंगफिशर। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो वेजिटेशन की जो आपकी ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है प्राइमरी ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। किसके ऊपर, आपका टेम्परेचर के ऊपर, और आपका कितना मॉइस्चर है, मॉइस्चर के ऊपर वो डिपेंड करता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट। बहुत अगर हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो वो ग्रुप में, जैसे कि जंगल हो गए, आपकी ग्रासलैंड हो गए, खेती हो गई, टुंड्रा हो गया। ये आपका क्या होता है कि एक तरीके से बहुत बड़ी फैली जमीन जो होती है ना दूर दूर तक, उसको बोलते हैं। द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बड़े बड़े ट्रीज होती हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, मतलब इतने इतने भी एरिया हो गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत बड़े अमाउंट में एक तरीके से वाटर सप्लाई होती है। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्री एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस, जैसे कि मॉइस्चर आपका कम होता है उसी के हिसाब से जो आपकी ट्री हो गई या उनकी डेंसिटी होगी वो भी आपकी कम हो जाती है। शॉर्ट स्टैंडर्ड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर बहुत मतलब नॉर्मल बारिश होती है, ना ही बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ना ही बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज और ग्रास ये सब उग जाते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड
स्hrubs ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया होता है या जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर छोटी छोटी घास उग जाती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, इनकी क्या होती है, प्लांट्स की बहुत गहरी जड़ें होती हैं। एंड लीव्स विद शोनी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर, और ये कि इनकी अलग तरीके की लीव होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को कम कर देती हैं थ्रू transpiration. Tundra vegetation of cold polar region comprises the mosses and lichens. इसमें क्या होता है, ये जो आपका मॉसिस हो गया, ये हो गया आपका एक तरीके से काई जो जम जाती है, और ये एक छोटी छोटी एक प्लांट्स होता है उनका एक समूह हो जाता है। ठीक है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड, आज की डेट में बहुत सारी जगहों में बहुत सारे लोग हैं। देयर वर 2 centuries बैक, अगर हम 2 सेंचुरी पीछे देखते हैं तो टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स, अगर जैसे कि बहुत सारे जितने भी जंगल हो गए हैं उनको मतलब एक तरीके से क्लीन कर दिया गया है, जितने जिसमें कि और ज्यादा फसल को उगाया जा सके। फॉरेस्ट ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली, मतलब जितने भी जंगल हैं वो पूरी दुनिया में बहुत रैपिडली खत्म करे जा रहे हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, आज की डेट में बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड है इस वैल्यूएबल रिसोर्स को बचाने की। ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं, ये आपका आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट आर आर वेल्थ, जंगल जो है वो हमारी वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल, प्लांट्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको घर देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और ये दोनों मिलकर ही हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करके रखते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं। Changes of climate and human interference can cause the losses of natural habitation for the plants and the animal. और ये जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है या ह्यूमन जो एक तरीके से इंटरफेरेंस ये सब जो हो रहा है, ये किस कर रहा है, जितने भी नेचुरल हैबिटेट हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उनका लॉस हो रहा है। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड, और जितने भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्पीसीज हैं वो बहुत एक तरीके से उसमें डेंजर में है। एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, और कुछ तो विलुप्त होने की कगार पर भी हैं। अब अगर हम देखते हैं, आपका डिफॉरेस्टेशन हो गया, जितने भी जंगलों का कटाव हो रहा है या मिट्टी का कटाव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं, आपका फॉरेस्ट फायर हो गए, जंगलों में आग लग जाती है, सुनामी हो गया, आपका लैंडस्लाइड हो गया, ये सब क्या है, सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ये कुछ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स हैं विच एसिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज के विलुप्त होने का एक तरीके से कारण भी है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग, और एक इनका जो बहुत बड़ा एक कंसर्न है वो क्या है, पोचिंग है। पोचिंग आपका क्या हो गया, पोचिंग आपका हो गया अवैध शिकार, जो इनका शिकार किया जाता है, विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, और बहुत ज्यादा जितने भी आपके ये जीव जंतु हो गए, इन सब की में बहुत ज्यादा कमी आ रही है इनके शिकार होने की वजह से। द एनिमल्स आर पोस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हाइट्स, मतलब ये सब जितने भी आपका इलीगल ट्रेड करने के लिए उनकी स्किन बेच देंगे मारकर उनको, उनके नाखून बेच देंगे, टीथ बेच देंगे, उनके सींग बेच देंगे, उनका फैदर हो गया, ये सम ऑफ दीज एनिमल्स, जैसे कि आपका टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, मतलब इन सारों को पकड़ते हैं, मारते हैं, इनका शिकार करते हैं। अब जैसे कि ये हिरन है तो इसके सींग ही बेच देंगे, इसकी स्किन बेच देंगे, इसके नाखून बेच देंगे। तो दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, तो इन सबको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक अवेयरनेस, एक कहते हैं ना कि एक जागरूकता होनी चाहिए जिससे कि इन सबको सेव किया जा सके। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो नेचुरल वेजिटेशन वनस्पति हो गई या वाइल्ड लाइफ हो गई, इन सबको बचाने के लिए ही है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीटेशन, इन ये जो आपका प्रीशियस रिसोर्स है इसको बचाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। देयर इज अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में बैलेंस होता है वह है इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब, जितने भी ये नंबर ऑफ एक तरीके से जीव जंतु हैं इनका अगर ये नहीं होगा, तभी इनका अगर शिकार नहीं होगा या ये अगर यहाँ पर रहेंगे, उसी से ही आपके इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज इज सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब
द नेचुरल मतलब जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग जगह पे जो हो रही हैं वो इस चीज़ को काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। मतलब बहुत सारे जो जीव जंतु हो गए उनका जो एक तरीके से रहना सहना है उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर देती है। ड्यू टू इन डिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव ईदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर टू द वर्ज ऑफ, मतलब इस सब के करने की वजह से क्या होता है जो बहुत सारे आपकी बर्ड्स हो गए या एनिमल्स हो गए वो विलुप्त भी हो गए हैं और कुछ हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब बहुत ही कम वो बचे हुए हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका सोशल फॉरेस्ट्री हो गया एंड आपका वन महोत्सव हो गया, शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। इनको एक रीजनल और कम्युनिटी लेवल पर चलाना चाहिए जिससे कि एक तरीके से अवेयरनेस लोगों में आ सके। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर। आपका नेचर कैंप में बच्चों को विजिट कराने की ज़रूरत है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है जिससे कि दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीशीज, मतलब जितने भी अलग अलग ये स्पीशीज हैं उनको वो अप्रिशिएट कर सकें और उनको सेव करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है। अगर हम मैनी कंट्रीज़ की बात करते हैं हैव पास लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग द बर्ड्स ऑफ द एनिमल्स, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में तो एक तरीके से लॉ भी पास हो गया है कि अगर आप इस तरीके से किसी बर्ड या एनिमल को मारते हैं तो उसके आपके अगेंस्ट कार्रवाई करी जाएगी। इन इंडिया अगर हम इंडिया की बात करते हैं किलिंग टाइगर लायन डियर ग्रेट इंडियन बस्ट्रेड्स एंड पीकॉक्स इज इलीगल, मतलब इनका शिकार करना क्या है, इलीगल है। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइट्स हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, इस तरीके से ये साइट बनाई गई है दैट लिस्टेड सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, जिसने कि बहुत सारे ये स्पीशीज हो गया या एनिमल्स हो गया बर्ड्स हो गया इनकी लिस्ट बनाई हुई है विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, मतलब जिनका ट्रेड करना बंद है, मतलब एक तरीके से उस पर रोक लगी हुई है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब प्लांट्स को बचाना एनिमल्स को बचाना हर किसी एक सिटीजन की क्या है, एक ड्यूटी है। अब जैसे कि अगर आप जानते हैं साइट्स की फुल फॉर्म क्या है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्यूना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ में। इट एम्स, इसका एम क्या है, इंश्योर करना इंटरनेशनल ट्रेड को, जितना भी एक तरीके से ये जीव जंतु का जो व्यापार होता है, प्लांट्स का हो गया वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का हो गया, इनका जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाई जाएगी, इसके लिए ये एक साइट बनी हुई है। इससे क्या हो गया, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये प्लांट्स को, बियर डॉल्फिन कोरल ऑस्ट्रिच एरोइज आर सम एग्जाम्पल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइजेज आप खुद करने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं होंगे तो जब मैं आपका रिवीजन कराऊंगी तब मैं आपको सारा अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दूंगी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पर पार्ट 1 इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, वहाँ से आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप ये पार्ट 2 कंप्लीट करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।